हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BPSE 143 के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊंगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्राइब्स की और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ट्राइब्स का। एंड ये फीचर्स वाला क्वेश्चन करवाया था, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ LGBTQ। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको बताना है कि डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं और क्यों इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये सब कुछ चीज़ें मीन्स कि इन शॉर्ट आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेवलपमेंट मॉडल। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद में डेवलपमेंट मॉडल वाले क्वेश्चन के बाद में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है लीडरशिप इन इंडिया ड्यूरिंग द नेहरूवियन फेज। सो पहले ही देखिए क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास में बुक है तो यूनिट 7 आप इस बुक में निकाल लीजिएगा। वो है यूनिट 7 में आपको कंसेप्ट दे रखा है डेवलपमेंट मॉडल्स का। सो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो देखिए, अगर डेवलपमेंट मॉडल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है ना उसके बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे रोड्स बन रही हैं, कहीं पे गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ लाई जा रही है, इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, कहीं पे अगर पानी की शॉर्टेज है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है, कहीं पे हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाता है। सो डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, ये डिनोट करता है पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स अबाउट द डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रोड, बिल्डिंग्स और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या जो वेलफेयर पॉलिसीज़ होती हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, एलिवेशन पॉवर्टी को कम करना, गरीबी, भुखमरी, इन सब की जो प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, स्टेट में, नेशन में, उसको कम से कम करके धीरे धीरे ख़त्म कर देना। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। अब जो टर्म है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। जब हम इन चीज़ों में डेवलप करेंगे चीज़ें, तभी उस टाइम पे ना हमारी कंट्री की, नेशन की या हमारे स्टेट की ग्रोथ हो पाती है। सो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा रखे हैं। दिस कुड बी इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट और बाय द मार्केट सेपरेटली। अब जब डेवलपमेंट की बात होती है ना तो वो स्टेट वाइज भी प्लस जो मार्केट वाइज है ना, दोनों ही तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे डेवलपमेंट की मिक्स्ड आपको डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हमारा जो मेन कंसेप्ट होगा ना वो डेवलपमेंट का होगा, जो उसमें हम सोसाइटी से और जो स्टेट है, कंट्री है, उससे रिलेट करके हम इसको समझेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो डेवलपमेंट मॉडल जो है ना वो 2 लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक हो गया इंडिया लेवल पे, जो और एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाता है, ऑल ओवर इंडिया हो जाता है, और एक हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वाइज। जैसे कि हमारा जो भारत देश है, अब वहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का ना अपना एक ग्रोथ और डेवलपमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ना, अगर जैसे आपका एक घर है ना तो आप उस घर की ना मेंटेनेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर कोई डैमेज हो जाता है, घर की क्लीनिंग है और जो भी वाइट वॉश करवाना या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करवाना, वो सब आप इजीली कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है एक घर है और एक लिमिटेड प्लेस है आपके लिए, और वो आपके लव्ड वंस वहाँ पे रहते हैं। इतना समझ में आया। लेकिन जब अगर मैं बात करूं कि आपको अपने पूरे मोहल्ले की बिजली का बिल देखना है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और पूरे मोहल्ले की क्लीनिंग आपको देखनी है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर ना हम काम से थोड़ा सा फोकस हट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, अगर आप ना हर एक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि वो इतने एरिया को देखे, एक इतने एरिया को देखे, इतने एरिया को देखे, तो इससे जो पूरी जो कंप्लीट सोसाइटी है ना वो क्लीन रहती है, वो साफ सफाई उसमें बनी रहती है। सेम चीज़ यही बोला गया है, जो स्टेट है ना, जो भी कंट्री होती है उसको स्टेट वाइज या फिर एरिया वाइज जब हम डिवाइड करके कोई चीज़ करवाते हैं तो उससे वो पूरा प्रॉपर ग्रो हो पाता है, पूरा प्रॉपर वहाँ पे क्लीननेस, मेंटेनेंस जो भी चीज़ होती है वो पूरी कंप्लीट हो पाती है। सो जो डेवलपमेंट मॉडल है ना वो 2 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो गया कि पूरे भारत देश की आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा, और एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ पे अलग अलग तरीके से CM होते हैं उनके, जैसे ना हर एक कंट्री का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो भी पावर में होती हैं, वो अपनी स्टेट के लिए उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, स्ट्रक्चर, सब चीज़ों के लिए वो अपने तरीके से डिसीजंस ले सकती हैं।
इसके अलावा जो डेवलपमेंट मॉडल होता है एट ऑल इंडिया लेवल आर नॉन एज इंडियन डेवलपमेंट मॉडल। जब हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो उसे हम इंडियन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। और जो डिफरेंट स्टेट्स पे होता है वो डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल होता है डिफरेंट स्टेट्स का। तो इस पूरी यूनिट में ये जो हमारा टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसमें हम डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में ही बात करेंगे। पहले मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता देती हूँ कि जो डेवलपमेंट है इंडिया में वो किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में ना 2 तरीके बताए, एक हो गया इंडिया लेवल पे और एक आता है स्टेट वाइज। तो पहले हम इंडिया की अकॉर्डिंग करेंगे जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे। और उसके बाद में फिर मैं आपको ना सब नेशनल जो कैटेगरीज़ है ना, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया गया है जो स्टेट्स और मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे पंजाब मॉडल हो गया, गुजरात, इस तरीके से स्टेट वाइज मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट मॉडल है इंडिया में, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि इंडिया की बात करें तो देखिए जो पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो दोनों सेम है। सेम इन द सेंस कि एक ही कॉइन के 2 पार्ट्स हैं। कई जगह पे आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है, गरीबी बहुत ज़्यादा, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है जैसे वेल्थ होना, नेम होना, फेम होना। तो जो सोसाइटी के कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल्स होते हैं, हाई सोसाइटी, हाई क्लास होती हैं, उनमें प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलता है। और जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों से, जिनके पास में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं है, प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं ले सकते, तो वो चीज़ें वो सफ़र कर रहे होते हैं पॉवर्टी से। सो इंडिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है ना वो कैसा है, एक तरीके से पैराडॉक्स है जिसमें पॉवर्टी भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है, दोनों ही सेम लेवल पे हैं। और इन दोनों को साथ में लेके हमें जो भी ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है, वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने बेसिकली 3 तरीके की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में उसको 3 तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। ये जो मैंने स्टार्टिंग कर दी है यहाँ पे, तो देखिए ये 3 तरीके की एक्सप्लेनेशन जो मैंने सर्कल करी है, यहाँ फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे सेकेंड दे रखी है और यहाँ पे आपको थर्ड दे रखी है। आपको इन तीनों कैटेगरीज को इसको डिफाइन करना है। अगर हम पहले सिचुएशन की बात करें ना, तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन आती है डेवलपमेंट की, वो बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड आती है। जैसे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें राइट्स वगैरह दे रखे हैं। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वो किस तरीके से कोई चीज़ को किस तरीके से वो रूल करती है हमारी कंट्री के ऊपर, किस तरीके से हमारी स्टेट को, नेशन को आगे बढ़ाने में अपना वो रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ आती है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में। अगर हम सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो एजेंडाज होते हैं ना, वो चीज़ें आती हैं इसमें। जो पहले की चीज़ें, पहले के टाइम, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो लाइफस्टाइल थी, जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम आज के टाइम में फॉलो करते हैं। उनके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हम आज के टाइम में उनको कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें यही चीज़ें आपको लिखनी है कि जो भी चीज़ें पहले थी उनमें थोड़ा बहुत आपने चेंज कर दिया, अमेंडमेंट्स कर दिए, कुछ लॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो अब जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस ले आए। अब इसमें थर्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या आता है, जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, वो जैसे जो मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, एक होता है पॉवर्टी और एक प्रॉस्पेरिटी। अब इसके बीच में जो होता है ना, वो मिडिल क्लास सफ़र करता है। जैसे कि जो लोग बहुत गरीब होते हैं ना, उनके पास में इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते, और जो उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो भी बहुत लिमिटेड रह जाता है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मैक्सिमम है उनका मैं आपको बता रही हूँ कि वो बेसिकली एक उनकी बेसिक नीड होती है कि खाना मिल जाए और रहने के लिए कहीं पे जगह मिल जाए, वो उतने में रह जाते हैं। और जो बहुत अमीर होते हैं वो लोग अपनी एक अलग लाइफ में जी रहे होते हैं, उनका एक अपना अलग लेवल पे स्ट्रगल चल रहा होता है। कि जैसे फोर्ब्स है या जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं, ये हमारे यहाँ पे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ उस शोर को अवॉइड कर दीजिएगा। और ये रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, इसलिए आप इस पर फोकस करिए। सो थर्ड एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ें बता रखी हैं। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, उनमें उनके लिए जैसे जो रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है उसी से रिलेटेड ना लोग काम करते हुए रह जाते हैं। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं ना, मतलब आप खुद भी सोचिए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है ना, उनमें क्या होता है, बेसिकली जो चीज़ होती है ना, वो रिसोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है उसी को पूरा करने में उनका पूरा टाइम चला जाता है। तो ज़्यादा आगे बढ़ने का टाइम बहुत रेयरली ही किसी किसी को मिल पाता है। तो ये कुछ 3 टाइप से जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है।
इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रेजेंट है ना, जो मॉडल है, उसमें बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग पिक्चर्स आपको दे रखी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट्स है ना वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और जो डेवलपमेंट मॉडल है वो वर्क करके हम पूरे नेशन का डेवलप करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जितने लार्ज स्केल पे अगर आपको ग्रोथ या कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पे जब आप एक डिवीजन में कोई काम करते हैं ना, तो उस टाइम पे काफ़ी हद तक चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आप अच्छे तरीके से ना देख पाते हैं। जैसे कि मानिए एक ना 12th क्लास का सेक्शन है, 12th क्लास लगा लीजिए, किसी भी स्कूल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें ना 3 सेक्शन में 12th क्लास को डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन में ना 40-40 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स देखें तो 120 स्टूडेंट्स अगर इन टोटल बनते हैं, तो एक टीचर के अंडर 120 स्टूडेंट्स को देखना, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे जो सेक्शंस है ना, उसके डिवीजन से क्या होता है कि एक टीचर इतने स्टूडेंट्स को देख रहा है, सेकंड ने इतने को देखा, थर्ड ने इतने को देखा, तो उससे एक प्रॉपर तरीके से उनका समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे इनका वीक पॉइंट है, ये इनका ठीक पॉइंट है, इस पर वर्क करना है, यहाँ पे वर्क नहीं करना है। तो इस तरीके से जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो चीज़ें समझना काफ़ी हद तक इजी हो जाता है। जब हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसे जब हम स्टेट्स में कैटेगराइज कर देते हैं तो उसका यही बेनिफिट हो जाता है कि हर एक स्टेट की अपनी एक ग्रोथ हो रही होती है, अपना एक अलग से डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो नेशन है ना वो पूरा ही ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्टेट का एग्जाम्पल दे रखा है और उनके जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो आपको समझा रखे हैं। पहली चीज़ तो अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएं, जो डेवलपमेंट मॉडल होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, तो उसमें आपको ये पॉइंट लिखना है कि जो लीडरशिप होती है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो रोल प्ले कर रही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट उनका होता है। क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो सिस्टम है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो रूल ओवर करती है। जो लीडरशिप है प्लस जो पार्टीज रूल करती हैं स्टेट के ऊपर, या जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, किस टाइप की पॉलिसीज़ को पहले लाना चाहिए, किस तरीके के बिल्स को पहले पास करना चाहिए, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे कि अभी मानिए एग्जाम्पल लीजिए, आपका ना एग्ज़ाम है, अभी आपका पॉल साइंस का एग्ज़ाम है, उसके बाद में हो सकता है आपके और भी एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि मुझे इतना पता है कि 5 सितंबर तक ना इग्नू के लास्ट एग्ज़ाम्स होंगे। तो देखिए अभी आपका पॉल साइंस का है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो सकता है, तो पहले आपकी लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको पहले एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए जिसका अभी पास में एग्जाम है, उसके बाद में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करिए। तो ये जो पॉलिसीज़ की प्रायोरिटी ना, ये यही चीज़ बताती है कि जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस है करंट में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ये भी एक डेवलपमेंट का एक फीचर होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड हो गया या एजुकेशनल या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो भुखमरी, हंगर, इन सबको धीरे धीरे ख़त्म करें, तो इन सब के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जैसे जो सोशल वेलफेयर मेजर्स होते हैं ना, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गए, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी की फिजिकल एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा हो या किसी को किसी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो ये पॉइंट्स आप इसमें फीचर्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट्स का डिवीजन दे रखा है, जैसे केरला, गुजरात, पंजाब, ये सब स्टेट्स जो होती हैं इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुई है। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी मॉडेस्ट था। मॉडेस्ट का मतलब ये है कि जैसे जो एम्प्लॉयमेंट रेट होती है कि किसी कंट्री में या स्टेट में कितनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट में, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोग ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, कितने लोग ऑक्यूपेशन में बिजी हो रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो हर एक स्टेट का ना अपना अपना एक ग्रोथ रेट होता है जो कि हर तरीके से उनके स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक भीमरू स्टेट्स दे रखा है, जो ये ना ये जो है ना आपके पास में ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। बी स्टैंड्स फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश एंड आर जो यहाँ पे ना अलग अलग कलर की अलग अलग स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे जो इसमें अल्फ़ाबेट्स है ना, जैसे यहाँ पे बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इस तरीके से ना आपको अलग अलग तरीके से जो स्टेट्स है ना उनको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। इनमें जो भी डेवलपमेंट क्राइसिस होते हैं तो वो स्टेट वाइज देखने को काफ़ी हद तक मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का नाम है यहाँ पे, जैसे अतुल कोहली हैं, सुब्रता मित्रा हैं, तो इन्होंने ना इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक क्वेश्चनिंग करी थी कि जो स्टेट्स हैं उनमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की पावर चलती है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसीजंस लेती हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उनके काम के ऊपर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, सीएम्स हैं, तो उनके ऊपर एक चीज़ का क्वेश्चन मार्क किया गया था कि वो ये चीज़ को
क्या चीज़ कर रहे हैं, और जो गवर्नेंस क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में उसको पॉइंट आउट किया गया कि किस तरीके से जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको देखा जा रहा है। और कई जगह पे तो ना जो ये टाइम था, जैसे अतुल कोहली की जो बुक है पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, तो यहाँ पे ये जो था ना, इसमें बताया गया जो चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या है, पेट्रोजेनस बेस्ड है। पेट्रोजेनस बेस्ड का मतलब है जिसके पास में पावर है उसकी चलेगी, जो भी वो डिसीजन ले, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वो अपने अकॉर्डिंग ले, तो उसी इंसान की चलते हुए आएगी। तो ये चीज़ें होती भी हैं कहीं ना कहीं, ये काफ़ी हद तक देखने को मिलता भी है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको अलग अलग स्टेट्स का बताऊंगी कि ये जो कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है किसी भी उसमें ग्रोथ में, और किस तरीके से इनका मेजर रोल रहा था हमारे भारत देश के ग्रोथ में। सो सबसे पहले जो स्टेट की बात करी गई है, यहाँ पे आपको दे रखा है पंजाब का, जो कुछ यहाँ पे आपको डेवलपमेंट मॉडल्स दे रखे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पंजाब मॉडल। देखिए, इन पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे कंबाइन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग से स्टेट का। फॉर एग्जांपल आपसे पंजाब मॉडल पूछा जाए, तमिलनाडु मॉडल ऐसे पूछा जा सकता है, और या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं और उनके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसको आपको थोड़ा डिफाइन करना है इसमें से इंट्रो वाले पोर्शन से, और फिर 2 या 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल लेके आपको डिफाइन कर देना है। सो चलिए बात करते हैं पहले पंजाब मॉडल की। तो पंजाब मॉडल जो है ना, इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को ये एक मेन ऑक्यूपेशन माना गया है, और एक मेजर कंट्रीब्यूटर था जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया की, उसके अंदर पंजाब मॉडल का बहुत मेजर रोल प्ले था, क्योंकि यहाँ से जो फूड क्राइसिस हो रहे थे, खाने की अनाज की जो कमी हो रही थी, वो पूर्ति यहाँ से हुई है। इसके अलावा पंजाब के साथ साथ जैसे हरियाणा हो गया, वेस्टर्न रीजन जो यूपी का हो गया, इन सब ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया था फूड रिक्वायरमेंट में। जो भी फूड की कमी थी हमारे भारत देश में एक टाइम पे, जो जैसे मॉनसून फेलर हो गया था, और जो चाइना से हमारे जो रिलेशन थे उसकी वजह से ना फूड क्राइसिस फेस करने को मिला था, जो कि 1960s की बात यहाँ पे बता रखी है कि इसी उस टाइम पे जो पंजाब है ना, वही एक मेजर सेवियर था जिसने हमारी कंट्री को फूड क्राइसिस से बचाया था। जो खाने की कमी हो गई थी उसमें ये काफ़ी हद तक इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था। किसने? पंजाब में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? जो हाई यील्डिंग हो रही है वैरायटीज़ की, सीड्स हो गए, केमिकल और फर्टिलाइजर्स हो गए, और जो भी मतलब जो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट थी। और पंजाब वॉज सच अ रीज़न, तो यहाँ पे मेन प्रैक्टिसेस होती थी, तो पंजाब में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली थी, काफ़ी इसको बढ़ाया भी गया था। इसके अलावा जो मेन पर्पस था ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का, तो वो यही था कि जो इनफ जो फूड है ना, उसको इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस करवाया जाए और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। जो भी उसकी जो बेसिक नीड्स थी, जो क्राइसिस आए थे उस टाइम पे, खाने की जो पूर्ति थी उसको पूरा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। सो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है, जो इनपुट्स का, ट्रैक्टर्स वगैरह, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो भी टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनकी नीड्स को पूरा फुलफिल करने में इन्होंने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट करी है, चीज़ों को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। सो ये पॉइंट आप पंजाब मॉडल में लिख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसके बाद में आता है केरला मॉडल। अब देखिए जो केरला मॉडल है ना, केरला साउथ साइड में है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इन क्वेश्चंस के लिए एक मैप को प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा बहुत मैप आपको बनाना आ जाएगा, तो आप उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा, जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट को आप उनकी लोकेशन थोड़ा दिखा सकते हैं। इससे जो एग्जामिनर है ना, उनके ऊपर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ चलो आप कुछ पढ़कर आए हैं। अब जो केरला मॉडल है ना, इसको जो एम्फेसाइजेस था, जो स्पेशल इंपॉर्टेंस थी, वो किसके ऊपर थी? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। और इन्होंने, जैसे जो पंजाब मॉडल है वो एग्रीकल्चर में उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था, ऐसे ही जो केरला मॉडल है इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इसके अलावा जो 1975 की रिपोर्ट थी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, जो केरला डेवलपमेंट मॉडल है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें बताई थी कि केरला ने किस तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, प्लस जो एजुकेशन और हेल्थ है ना, वो किसी भी सोसाइटी, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों की वजह से ही ना हम ग्रोथ कर पाते हैं। तो और इन्होंने इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर, जो केरला मॉडल है उसने इसी फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। सो यहाँ पे आपको बता रखा है जो केरला डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो किसके ज़्यादा पास में थे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो विमेन है उनके वेलफेयरिज्म में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है।
इसके अलावा जो केरला था ना, उनका फोकस था ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, और जो अलग अलग पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई कि लोग जो है ना वो अपनी जो इनकम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम को जनरेट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है ना उसको किया, क्योंकि आपको पता है जो टूरिस्ट है ना उनकी अट्रैक्शन से जब टूरिज़्म अट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारी जो इकोनॉमी है ना वो जनरेट होती है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, किसने, केरला डेवलपमेंट में। जो केरला डेवलपमेंट में सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो केरला डेवलपमेंट है इसमें जो रूरल और जो अर्बन एरियाज़ है दोनों में ही इक्वल लेवल पे ग्रोथ हुई थी। इसके अलावा जो यहाँ पे केरला डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि इन्होंने जो विमेन का पार्टिसिपेशन था वो भी काफ़ी हद तक अच्छा था। इसमें नोटिसेबल था कि उनकी जो यहाँ पे जो विमेन्स है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो केरला है उसमें बाईपोलर कोऑर्डिनेशन हुआ है। पॉलिटिक्स में बाईपोलर का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों के पास में इक्वालिटी आना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आना, चाहे वो वोटिंग से रिलेटेड हो, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखें तो वहाँ पे बाईपोलर कोऑर्डिनेशन हुआ था। सो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ये पॉलिसीज़ हैं इनको इम्प्लीमेंट करने से जो केरला है उनका जो डिपेंडेंस था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI जो हमारी कंट्रीज़ में हमारी स्टेट्स को मिलता है, तो उसमें इनका काफ़ी जो डिपेंडेंस था ना वो काफ़ी हद तक कम हुआ था। ये अपना अच्छे से इनकम जनरेट करने लग गए थे, इकोनॉमी इन्होंने काफ़ी हद तक बूस्ट करी थी। सो ये एक इनका प्लस पॉइंट था, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा वर्क किया था। पंजाब मॉडल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। और पंजाब मॉडल का पैसे भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे जो हमारे PM हैं मोदी जी हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ थी फार्मर्स के लिए, तो वो चीज़ जो फार्मर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब ये लोग स्ट्राइक पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, तो वो मोस्टली जितने भी थे वो सब सरदार जी थे, तो वो सब पंजाब से ही आए थे, जो पंजाब के किसान थे वही थे। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ये चीज़ों से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं पंजाब के। अब जैसे ना अभी तक सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई, तो वहीं पे केरला में ना सब ये सॉरी पंजाब कह रही हूँ, यहाँ पे केरला मैं बढ़ा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दे रखे हैं कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो भी काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया गया था, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ था। प्लस जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे सुसाइड बढ़ गई थी, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा ना, आपके पास में रोज़गार नहीं होगा तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, आप अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को ऐसे मरते हुए नहीं देख पाएंगे। तो उस वजह से काफ़ी हद तक जो सुसाइड केस है वो बाहर आए थे। जैसे जो फार्मर्स होते हैं उनकी अगर फसल खेती ख़राब हो जाती है तो वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी वो खर्चा है वो उसको कॉप अप नहीं कर पाते, फैमिली को वो ऐसे परेशान होते हुए देख नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में काफ़ी हद तक सुसाइड्स केसेस बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट हैं कि केरला में जो पॉजिटिव साइड से हुई थी उसके साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी हद तक नेगेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया, कि यहाँ पे हायर लेवल जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको रिकॉर्ड किया गया था, प्लस जो सुसाइड केसेस थे वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। इसके अलावा जो टूरिज्म को ये लोग अट्रैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत सीरियस इशूज़ आ गए थे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेके जब इनका टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है, वीडियो को पॉज करके भी इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास गुजरात मॉडल। अभी मैंने आपको दो करवा दिए, पंजाब एंड केरला। केरला जो है बिल्कुल साउथ साइड में है और एक मैंने आपको पंजाब करवा दिया। अब हम करेंगे गुजरात। मैप देखेंगे ना तो गुजरात आपको इस साइड पे दिखता है, ये ऊपर वाला देखिए, मेरे को ना मैप बनाना नहीं आता, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे गुजरात है और ये नीचे ना साउथ साइड में यहाँ पे केरला है। तो ये यहाँ पे चीज़ है। गुजरात मॉडल जो है ना इन्होंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करी थी इंडियन स्टेट्स में, जैसे केरला है ना, और इन्होंने वेलफेयरिज्म पे ऊपर वर्क किया था। तो गुजरात मॉडल जो है ना वो बेसिकली इंडस्ट्री और जो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स है इसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। हर एक स्टेट का ना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस गुजरात से ना बहुत ज़्यादा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह ज़्यादातर गुजरात से ही निकलते हुए देखने को मिले थे। सो यहाँ पे यही बता रखा है, जो फर्स्ट 2 डिकेड थी सेंचुरी की, गुजरात वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमिक्स इन इंडिया, और यहाँ से बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकले थे। प्लस जो गुजरात की जो कनेक्टिविटी है ना वो पोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, प्लस इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था उसने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अगर हम गुजरात की बात करें तो पोर्ट, यहाँ पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, और गुजरात में टोटल 42 पोर्ट्स हैं, जिसमें से जो मुंद्रा पोर्ट है जो कि गुजरात का सबसे हाईएस्ट या इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है, जहाँ से चीज़
चीज़ों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है, तो उस पोर्ट का आपको याद रखना है मुंद्रा पोर्ट, और ये वन डे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे ना गुजरात में इंडस्ट्री वगैरह का ज़्यादा काम है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे जो पावर सप्लाई है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो गुजरात का एक तरीके से प्रॉमिस था, जो गवर्नमेंट है गुजरात की, उनका एक तरीके से ये प्रॉमिस था कि जो 24 आवर्स है ना वहाँ पे पावर सप्लाई रहेगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, और ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इन्होंने काफ़ी जो है ना ऐसे जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, बहुत सारे से पावर प्लांट्स वगैरह इनको स्टैब्लिश किया। पावर सप्लाई के अलावा आप और जो पॉइंट्स यहाँ पे इसमें गुजरात मॉडल में लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी मिलना। सब्सिडी का मतलब ये हो गया कि चीज़ों में ना काफ़ी हद तक छूट मिल जाना, जिससे कि जो गरीब लोग हैं या जो स्टेट है ना उसकी ग्रोथ इक्वालिटी के साथ में हो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो डेवलपमेंट है ना वो प्रोस्पैरिटी और पॉवर्टी दोनों को ही लेके चलना, एक तरीके से उसको डेवलपमेंट का एक पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी लैंड है, वाटर है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूजेस है, या जो बेसिक नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए, तो इन चीज़ों पे सब्सिडी देना, इन सब चीज़ों को इन्होंने गुजरात ने स्टार्ट किया था। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो फोकस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म से, वो गुजरात मॉडल का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो गुजरात है यहाँ पे ज़्यादातर जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, प्लस यहाँ से मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यहाँ से ज़्यादातर निकलते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें अपने स्टैटिक पोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको मैंने ये जो केरला मॉडल पढ़ाया था ना, इसमें यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी बताई थी कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ऐसे यहाँ पे कुछ आपको गुजरात मॉडल की नेगेटिविटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि जो गुजरात मॉडल है ना उसमें क्या वर्क किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केटाइजेशन। तो उस सिचुएशन में क्या था, जो हेल्थ और जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं ना उनको काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया था, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। तो इसकी वजह से ये इनका एक लॉस पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रीज़ और जो मार्केट ओरिएंटेशन चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, हेल्थ और एजुकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा जो गुजरात की जो लेबर फोर्स थी उनके पास में सोशल सिक्योरिटी और जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी हद तक कम था, प्लस जो इनकम सिक्योरिटी थी वो भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो तो आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलेगा, चाहे कितना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रह जाती है। अब गुजरात मॉडल के बाद में नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है, वो है तमिलनाडु मॉडल। अब जो तमिलनाडु और जो केरला है ये दोनों ही हमारी साउथ स्टेट्स में आती हैं। ये जो तमिलनाडु मॉडल है ना इसमें बेसिकली जैसे अभी हमने गुजरात और केरला का पढ़ा, तो इनसे कुछ काफ़ी हद तक ये चीज़ें यहाँ पे अलग थी। यहाँ पे भी बेसिकली इंडस्ट्री डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वहाँ पे इन्होंने कम वर्क किया, इन्होंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर वर्क नहीं किया। बेसिकली जो 1980s का टाइम था, जो डेवलपमेंट था ना वहाँ पे मेजर इशू हो गया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ना तमिलनाडु, क्योंकि एक मेजर इशू हो गया था 1980 में, तो उस टाइम पे इन्होंने दो जो प्रेजेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं या दो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे फर्स्ट तो ये था कि जितने भी सर्विस सेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करना है, प्लस सेकंड ये था कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, स्पेशली जो अर्बन पॉवर्टी है, जो अर्बन एरियाज़ है ना वहाँ पर गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को काफ़ी हद तक रिड्यूस करना, कम करना। तो बेसिकली इनकी दो स्ट्रेटजीज़ थी, एक साइड तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होना ही होना है कि ग्रोथ करनी है, एंड सेकंड जो इनका मेन फोकस था जो पॉवर्टी है उसको कम करना है, क्योंकि जब पॉवर्टी, गरीबी कम हो जाएगी, लोगों के पास में रिसोर्सेज अवेलेबल होने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे, तो वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा तमिलनाडु की हिस्ट्री रही है एक बेटर जो एजुकेशन फैसिलिटी है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है इस पर भी इनका था काफ़ी हद तक, और कुछ जो जैसे दलित मूवमेंट हो गया, मूवमेंट, या फिर जो वुमेन एजुकेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स हो गया, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे की पॉइंट्स में इसमें लिख सकते हैं। और इन सब की वजह से जैसे दलित मूवमेंट है, वुमेन्स एजुकेशन है, और जो पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे तमिलनाडु में जो FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी हद तक बढ़ा था। इसके यहाँ पे अट्रैक्ट होने की वजह ये कुछ 3-4 रीजन से जो आप यहाँ पे पॉइंट्स में लिख सकते हैं।
इसके अलावा जो तमिलनाडु स्टेट है, इनका मेन जो फोकस था, जो अर्बन पुअर थ्रू थे उनको काफ़ी हद तक फूड प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका इनिशिएटिव था कि जो पॉवर्टी है उसको कम करना, ख़त्म कर देना। तो उसके लिए ये जो भी अर्बन पुअर से जो गरीब लोग थे उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करवाना, जो भी बेसिक नीड्स है उनकी वो उनको पूरा करवाना, तो ये इनका एक मेजर रोल इसमें रहा है। इसके अलावा जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने हैवीली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करी थी इस चीज़ में, जो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, जो गरीब है ना, उनके ऊपर, प्लस जो उनमें स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, बहुत सारी स्कीम्स लेके आना, जैसे टीवी, साइकिल्स और इन सबको देना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। जैसे बहुत सारे ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्कूल्स में ये बोला जाता है कि आप बच्चों को स्कूल भेजो, वहाँ पे लैपटॉप, फ़ोन या साइकिल, ये सब चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे जो उनका एजुकेशन है ना वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाए और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। सो इस चीज़ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। एंड अगेन यहाँ पे आपको कुछ क्रिटिसिज्म दे रखे हैं, ऑब्वियसली इनको भी काफ़ी हद तक जो क्रिटिसिज्म है वो उनको रिसीव हुए थे, काफ़ी चीज़ें उनको भी फेस करनी पड़ी थी, हर जगह ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स थी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो उसका एक एजेंडा इन्होंने तमिलनाडु ने बनाया। इसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था सिस्टम का, जैसे मॉडर्नाइज सप्लाई हो गया, चेन्स और पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना और सबको फूड सिक्योरिटीज़ देना, जितना भी फूड है ना वो हेल्दी फूड प्रोवाइड करना, जितनी जो माल न्यूट्रिशन की कमी है ना, जिसमें हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर न्यूट्रिशंस लोगों को नहीं मिल पाते, वो उस चीज़ को कम कर पाना। इवन जो स्कूल्स वगैरह वहाँ पे आंगनवाड़ी की फैसिलिटी स्टार्ट करना, जहाँ पे डाइट और न्यूट्रिशंस को देखते हुए अच्छे तरीके से फूड को प्रिपेयर किया जाता था और वही खाना बच्चों को दिया जाता था, जिसकी वजह से जो गरीबी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो इन सब पॉइंट्स को की हेल्प से आप तमिलनाडु का लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको 4 मेजर स्टेट्स का बताया, पंजाब और गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और आपको डेवलपमेंट मॉडल्स दे रखे हैं, वो भी आप इसमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन चारों स्टेट्स का आपको सेपरेट ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा का दे रखा है और जो जिनकी लीडरशिप थी ना उनका नाम दे रखा है, जैसे उड़ीसा जो है वो नवीन पटनायक जी के लीडरशिप में, बिहार जो नीतीश कुमार की लीडरशिप में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की लीडरशिप, यूपी में मायावती, मुलायम सिंह और योगी आदित्यनाथ, इन सब की अलग अलग तरीके से, और ये पार्टीज कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो अलग अलग इन्होंने डेवलपमेंट एजेंडास को इंट्रोड्यूस किया और जो पहले से इंट्रोड्यूस थे उनमें कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए, चेंजेस लेकर आए, वेलफेयर स्कीम हो गई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इनके ऊपर इन सब ने अपनी स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। सो ये कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपको डेवलपमेंट मॉडल डिफाइन करना था, बेसिक इंटरव्यू देते थे आप इसमें, और डेवलपमेंट मॉडल इंडिया में क्या था ये मैंने समझा दिया। इसके अलावा जो फीचर्स थे डेवलपमेंट स्टेट के वो क्या हैं, अलग अलग स्टेट वाइज मैंने आपको डेवलपमेंट मॉडल समझा दिए हैं, इससे पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप इन इंडिया ड्यूरिंग द नेहरूवियन फेज। पेज नंबर 123 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। इसमें आपको ये वाले टाइम पीरियड को मैं समझाऊंगी। अब देखिए इस पेज में ना आपको टोटल फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है LGBTQ का, सेकंड आपको ट्राइब्स के बारे में दे रखा है, थर्ड आपको नेहरूवियन मॉडल दे रखा है और इसके बाद में लास्ट दे रखा है डेवलपमेंट मॉडल। तो ये इस पूरे पेज में टोटल आपके पास में 4 कंसेप्ट से जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 123 पे, 1950 से मिड 1960s तक। अगर आपके पास में बुक है सो यूनिट 9 में आप देख सकते हैं लीडरशिप वाला टॉपिक आपको दे रखा है। तो देखिए पहले तो लीडरशिप आपको समझना चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है जब आप किसी को करेक्ट गाइडेंस करते हैं, किसी का मोराल बूस्ट करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, और अगर लॉस में भी जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं तो कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आने से पहले ही आप चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मल्टीपल रोल प्ले करता है। इसके अलावा लीडरशिप के कुछ आपको यहाँ पे वो बता रखे, रोल बता रखे हैं, जैसे कि जो पीपल का, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको एट्रीब्यूट कर लेना। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको फॉर्मुलेट करना, और जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस होती है, जो ज़रूरत होती है वो चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड करना, स्ट्रेटजीज़ को आउट करना और कलेक्टिव एक्शन लेना। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सोसाइटी या नेचर या स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए डिफरेंट बॉडीज़ को इलेक्ट किया जाता है जिसके अंडर हर एक की अपनी एक अलग लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं।
अगर हम लीडरशिप की बात करें तो ये सिंगल लीडर भी हो सकता है और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक ही इंसान लीडर करे या 2 या 3 या मतलब वो कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लीड किया जाता है लोगों को, वो अपॉलिटिकल वे भी हो सकता है और पॉलिटिकल वे भी हो सकता है। पॉलिटिकल वे का मतलब क्या हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पावर में है और उन्होंने एक पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं तो उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप हो गई। अपॉलिटिकल वे में मतलब जैसे कि आप किसी को गाइड करते हैं, आप किसी को समझा पा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, तो ये जैसे कि एक किसी कंपनी में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो ये किसी भी अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो ये जो डील करता है रिलेटेड जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्टेट्स के, जैसे कि पीएम हो गए, सीएम हो गए, जो एमएलएज होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, उन सब के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें ज़्यादातर किया जाता है। क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन था हमारे पास जो नेहरूवियन फेज था ना 1950 से और 1960s का जो टाइम था, मिड 1960s का, उसमें जो नेहरू जी का जो मॉडल है या जो उनकी जो पॉलिसी थी उसके बारे में आपको समझाना है। उनकी लीडरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको लीडरशिप को थोड़ा डिफाइन करना है। लीडरशिप क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन आप दे देंगे। उसके बाद में फिर जो नेहरू जी का जो लीडरशिप था ना, उन पॉलिसीज़ को वगैरह सब चीज़ों को आप डिफाइन करेंगे तो उससे आपका एक काफ़ी अच्छा आंसर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अगर हम बात करें लीडरशिप की फर्स्ट 2 डिकेड्स, तो जो एरा था ना वो कौन सा था, 1950 से 1960s का, जिसने काफ़ी डिसीव रोल प्ले किया था जो मॉडर्न इंडिया उसको फाउंड करने में, उसको स्टैब्लिश करने के अंदर। बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स थे ना वो उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और वो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे थे। और जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, डील्स होती हैं और जो सोशल और इकोनॉमिक बेसिक जो चेंजेस आते हैं कंट्री में, तो उसके अंदर इन सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है, नेशनल मूवमेंट। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सब नेहरूवियन मॉडल में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थी उनके बारे में हाईलाइट किया गया है। और कुछ ने जो पार्टिसिपेट किया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो डिबेट्स वगैरह हो रही थी, तो उसको उसको स्टैब्लिश करने में, उसको शेप देने में, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए अभी ना मैं ओवरऑल कॉमन समझा रही हूँ, अभी नेहरू जी का स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले आपको थोड़ा सा बेस बताना पड़ता है। उसके बाद में आप उनके एक पर्टिकुलर लीडर को उठा के आप उनके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि नेहरू जी के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी लीडरशिप में हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें अचीव करी हैं और इन आंसर्स के लिए आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मॉडल्स वगैरह ना, ये बेसिकली एक लिंक देते हैं जो नेशनल मूवमेंट था वो और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ आपको लीडर्स का नाम दे रखा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, BR अम्बेडकर हो गए और जयप्रकाश नारायण हो गए, तो ये कुछ इनके नाम दे रखे हैं। इनमें से ही नेहरू जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो नेहरूवियन फेज़ है ना, जो एरा है, वो नेहरू जी के बारे में ही हम अब पढ़ेंगे। अब देखिए नेहरू जी की अगर बात करें तो इनका जो कैबिनेट था उसके अंदर कौन कौन थे, कांग्रेस पार्टी थी और जो नॉन कांग्रेस थे वो भी थे। इसके अलावा जैसे BR अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये इनकी कैबिनेट में थे, मतलब इनकी जो टीम थी ना एक तरीके से, तो उसमें ये लोग आ जाते हैं। इसके अलावा जो इनका फेस था ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने लीडिंग और डिसीव रोल प्ले किया था। जो भी हमारी डेवलपमेंट थी, इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजीज थी, उनको डेवलप करने के लिए, उनको मतलब कि रोल में लाने के लिए, काफ़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में इनका काफ़ी मेजर रोल प्ले रहा था। इसलिए जो डेवलपमेंट मॉडल था जो नेहरू जी के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ उसे हम नेहरूवियन मॉडल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेहरूवियन मॉडल के बारे में। इसके अलावा इन्होंने विजुअलाइज किया था जो मॉडर्न इंडिया के जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो हमारी स्टेट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रिलीजन से बिल्कुल सेपरेट कर देना। क्योंकि हमारे भारत देश में ना एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग धर्म के नाम पर बहुत जल्दी लड़ाई कर लेते हैं। तो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो वो चीज़ों को साइड में रखते हुए सबको एक साथ यूनिटी से लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेहरूवियन मॉडल था उसमें इन्होंने सेक्युलरिज्म, नॉन अलाइनमेंट और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करी थी। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस थी ना उस टाइम पे काफ़ी डोमिनेंट पार्टी थी, सब जगह कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। और जब नेहरू जी की डेथ हुई थी ना उसके बाद में उसमें काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला था कांग्रेस का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट थी, जो बाकी जो स्टेट्स थी,
कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस थी, तो उस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट थी, जो भी चीज़ें हो रही थी वो मोस्टली कांग्रेस जो पार्टीज़ के लोग थे वही सब लोग लेड कर रहे थे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, उन्होंने स्टेट लेवल पे भी लीडरशिप करी थी काफ़ी ज़्यादा। जैसे जो कांग्रेस वाली स्टेट्स थी जहाँ पे इनके पार्टी का बोलबाला था, वहाँ पे भी जैसे केरला, इन सब चीज़ों में। इसके अलावा जो नॉन कांग्रेसी थे उनके पास भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जो लीडरशिप पॉलिसीज़ थी वो सब गई थी। इसके अलावा कुछ जो नेशनल और स्टेट लेवल पे जो लीडरशिप थी ना, वो इन्होंने काफ़ी डिसीव रोल प्ले किया था किन्होंने, नेहरू जी ने। जैसे कि लैंड रिफॉर्म हो गया, वेलफेयर पॉलिसीज़ हो गया, और एफर्मेटिव एक्शंस हो गए, या फिर जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जिसमें रोड, बिल्डिंग्स वगैरह इन सब का कंस्ट्रक्शन आता है। तो ये सब चीज़ें आप इस पॉइंट में, इस आंसर में कंप्लीटली लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट है ना, ये लास्ट पोर्शन जो है ना, ये यहाँ पे नेहरू जी के बाद का पॉइंट आपको बता रखा है कि जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, जैसे 1963 का टाइम है यहाँ पे, तो उस टाइम पे नेशनल लेवल जो लीडरशिप थी उसको काफ़ी हद तक शिफ्ट कर दिया गया था। और ये जो पीरियड था इस टाइम पे जो काफ़ी पॉपुलर थी कांग्रेस, उसमें भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला था। फूड क्राइसिस होने लग गए थे, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक देखने को मिली थी। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो कि सोशलिस्ट पार्टीज़ जैसे कि एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ या स्वतंत्रता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब से बिलोंग करते थे, तो वो भी नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और जो रिजेंटमेंट हो गया था कांग्रेस के अगेंस्ट, वो देखने को मिल गए थे, क्योंकि पार्टी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गई थी, काफ़ी हद तक पार्टी गिरने लग गई थी। ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका नेहरू जी के फेस से आपको डिफाइन करना था। ये देखिए क्वेश्चन था आपके पास में, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी लीडरशिप इन इंडिया ड्यूरिंग द नेहरूवियन फेज, पेज 123 पे। ये कुछ की पॉइंट्स को हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर को पूरा रीड कर लीजिएगा, पहले लीडरशिप के बारे में थोड़ा बता देना, उसके बाद में यहाँ से स्टैटिक पोर्शंस को उठा के और आप यहाँ से समझा सकते हैं इसको। और ये मैंने सेक्युलरिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि क्या इसका मीनिंग होता है, ताकि थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। माय डियर व्यूअर्स, ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मेरे पास ना कल तक टाइम मिलता है ना मुझे, तो मैं डेफिनेटली, मेरा एक ट्राई और रहेगा कि मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूं, जिसके अंदर मैं आपको एक तो जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, जो उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैं कंप्लीट करवा दूं, ताकि एटलीस्ट सुन के आपको याद रहे। एंड बस यही है। बाकी हाँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप का सोच रही हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा टाइम दीजिए। आप सबके ये 5 सितंबर तक एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं टेलीग्राम का कुछ आगे बढ़ाती हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबके सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि इतना जल्दी मेरा चैनल इतनी आगे आएगा। उसके लिए दिल से थैंक यू। आप सब बहुत बहुत आप सब ने मेरे लिए किया है। एंड मेरी विशेज़ हैं आप सबके साथ में कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।